नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको रोज की तरह बताऊं कि आज पाठशाला में कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। 24 घंटे की नौटंकी के बाद घुटने पर आ गया ज़ेलेंस्की, लेकिन मोदी, ट्रंप और पुतिन अब छोड़ने के मूड में नहीं है क्या? आज इसके बारे में बात हुई। ट्रंप की तीसरे वर्ल्ड वॉर की धमकी, ज़ेलेंस्की से हथियार, पैसा, दोस्त सब छीन लेगा क्या अमेरिका? चीन और यूक्रेन से भिड़ते डोनाल्ड ट्रंप से मिलने पीएम मोदी ने अपना कौन सा दूत भेज दिया है? पुतिन और ज़ेलेंस्की का वो सच जो क्लियर कर देगा कि यूक्रेन आजादी की लड़ाई का नाटक कर रहा है। आज ये चैप्टर आपको देखना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग कहानी बनाते हैं, अरे ज़ेलेंस्की बहुत चीता आदमी है भाई, अपने देश के लिए लड़ रहा है। वो क्या कर रहा है आज उसका सच आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा बात होगी दिल्ली की, केजरीवाल की। मोदी शाह केजरीवाल को छोड़ने के मूड में नहीं है। आज फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। पहले यमुना की सफाई, फिर सीएजी रिपोर्ट, अब बीजेपी वो करने वाली है कि केजरीवाल को करंट लगेगा। आज इसका चैप्टर भी खोलूंगा। महाकुंभ खत्म हो गया, पर सीएम योगी का ऐसा मेगा प्लान शुरू हुआ है कि अखिलेश देखते रह गए। सनातनियों को बड़ा गिफ्ट, जो महाकुंभ नहीं आए थे अब उनके घर महाकुंभ पहुंचाने के लिए योगी ने प्लान बनाया, वो भी दिखाऊंगा। पहले उपचुनाव जीता, महाकुंभ का रौला। सीएम योगी 2027 की हैट्रिक की तैयारी कर चुके हैं क्या? आज इसकी बात होगी। और बात होगी चैंपियंस ट्रॉफी के बीच रोहित शर्मा पर अटैक क्यों करने लगी कांग्रेस की नेता। रोहित शर्मा पर कांग्रेस की प्रवक्ता बोली, लेकिन क्लीन बोल्ड राहुल गांधी कैसे हो गए, आज ये भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले जल्दी से दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन कर लेते हैं, फिर खोलते हैं पहला चैप्टर। हरियाणा की कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी सचिन को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक हिमानी और सचिन रिलेशनशिप में थे, और इस दौरान जब हिमानी ने ब्लैकमेल करते हुए सचिन से पैसों की डिमांड करनी शुरू की, तो सचिन ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव को सूटकेस में भरकर रोहतक के बस स्टैंड पर फेंक दिया। कर्नाटक में सिद्धारमैया की जगह डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने की अटकलें तेज हो गई हैं। कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने कहा कि डीके शिवकुमार को सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं कांग्रेस विधायक बसवराजू शिवगंगा ने दावा करते हुए कहा कि खून से लिखकर दे दूंगा कि डीके शिवकुमार दिसंबर तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इससे पहले डीके शिवकुमार ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंच भी साझा किया था, जिसके बाद वो कांग्रेस के निशाने पर आ गए थे। महाराष्ट्र विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान एनसीपी शरद गुट के विधायक जितेंद्र आवाड हथकड़ी पहनकर विधानसभा पहुंच गए। जितेंद्र आवाड अमेरिका से भारत डिपोर्ट किए जा रहे भारतीयों को बेड़ियों में भेजे जाने का विरोध कर रहे थे। छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट पेश करते हुए आम लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रदेश में पेट्रोल के दाम 1 रुपए प्रति लीटर कम करने का ऐलान किया। इस वक्त छत्तीसगढ़ के तमाम शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से ऊपर चल रही है। 1 रुपए की कटौती के बाद पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के नीचे आ जाएगी। तो दिन भर का रिवीजन हो चुका है। पाठशाला की पहली क्लास। 24 घंटे की नौटंकी के बाद घुटने पर ज़ेलेंस्की, लेकिन मोदी, ट्रंप और पुतिन अब छोड़ने के मूड में नहीं है। ट्रंप की तीसरे वर्ल्ड वॉर की धमकी, ज़ेलेंस्की से हथियार, पैसा, दोस्त सब छीन लेगा अमेरिका। चीन और यूक्रेन से भिड़ते डोनाल्ड ट्रंप से मिलने पीएम मोदी ने अपना कौन सा दूत भेज दिया। और पुतिन और ज़ेलेंस्की का वो सच जो क्लियर कर देगा कि यूक्रेन आजादी की लड़ाई का नाटक कर रहा है। सबसे पहले इसका चैप्टर। दुनिया के समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं, इतनी तेजी से जितना शायद किसी ने सोचा ना होगा। 240 का नंबर देखकर जो लोग मोदी को कमजोर बताने लगे थे, वो देख चुके कि मोदी कैसे कमबैक करते हैं। जो लोग ट्रंप को कमबैक करता देखकर घबराए थे, उनकी घबराहट अब और बढ़ गई है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक फैसले कर रहे हैं, और अब दुनिया के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा, या फिर मोदी, ट्रंप और पुतिन मिलकर दुनिया को इस महासंकट से बाहर निकाल लाएंगे। क्योंकि इस वक्त दो ही तस्वीरों की चर्चा है बॉस। एक तो ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच जो व्हाइट हाउस में हुआ, मतलब ऐसा लगा कि बस मारपीट ही नहीं हुई, यही बहुत बड़ी बात थी। और दूसरा, आज जिस तरह से पीएम मोदी सारे घटनाक्रम के बीच आराम से गिर के जंगलों में फोटोशूट में बिजी थे। वो फोटो किसी और की खींच रहे थे, लेकिन फिल्म किसी और की बनाने की तैयारी चल रही है। पीएम मोदी जितने कूल इन तस्वीरों में दिख रहे हैं, दुनिया का माहौल इतना कूल अभी है नहीं बॉस। और अमेरिका और यूक्रेन के बीच जो हुआ है, वो सिर्फ रूस, अमेरिका और यूक्रेन के बीच तक सीमित नहीं है, क्योंकि यहां से अगर युद्ध और तेज हुआ तो हम सब पर इसका असर पड़ेगा। आपकी नौकरी, आपके घर का बजट, सब पर इफेक्ट पड़ेगा।
और इसलिए आज पाठशाला के इस पहले चैप्टर में समझना जरूरी है कि दुनिया में इस वक्त क्या माहौल बन रहा है, कैसे ज़ेलेंस्की घुटनों पर आ गया है, मोदी ने अपना कौन सा दूत अमेरिका भेज दिया है और ट्रंप पुतिन की क्या प्लानिंग चल रही है। ज़ेलेंस्की की जोकरई और यूक्रेन की आजादी की लड़ाई का छिछला सच भी आपके सामने फुल एक्सपोज करेंगे आज। लेकिन पहले यह देखिए कि ट्रंप से भिड़ने के बाद ज़ेलेंस्की को यूरोप का साथ मिला, लेकिन जल्दी ही ज़ेलेंस्की को यह समझ आ गया कि यूरोप कुछ भी कर ले, भाई वो अमेरिका की जगह थोड़ी ले सकता है और वो यूरोप अमेरिका के साथ भिड़ेगा भी नहीं। इसलिए आप देखिए कि ट्रंप से भिड़ने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति के सुर फिर बदल गए। 2 दिन पहले जो ज़ेलेंस्की अमेरिका को तेवर दिखा रहा था कि भाई मैं तो ऐसे ही आऊंगा, मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, अब वो ज़ेलेंस्की कह रहा है कि वो अमेरिका के महत्व को समझता है और वो अमेरिका के सपोर्ट के लिए उन्हें धन्यवाद दे रहा है। ज़ेलेंस्की कह रहा है कि एक भी दिन ऐसा नहीं जब हमने अमेरिका का आभार ना जताया। वहां बैठ के तो तुम जो है तमाशा कर रहे थे, अब जब पता चल गया कि ये ट्रंप है, ये बाइडेन तो है नहीं, ये भाई तो छोड़ने के मूड में नहीं है, तो भाई साहब बता रहे कि अरे बॉस आपसे ज्यादा मोहब्बत, आपके देश से ज्यादा मोहब्बत में किसी से करता ही नहीं। यही बात तो ज़ेलेंस्की को अमेरिका में जाकर ट्रंप को बोलनी थी, लेकिन तब भाई साहब तेवर में थे। अब समझ में आ गया कि भाई अमेरिका तो छोड़ रहा है साथ, अब कह रहे हैं कि हमारे झगड़े से तो रूस को फायदा होगा। यही दिक्कत है, जब आप कम विजन वाला नेता चुनते हैं तो वो उसको बाद में कांड करने के बाद में समझ में आता कि अरे बॉस हमसे तो कांड हो गया। इसलिए सोशल मीडिया में कई लोग लिखते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व भारत को मिला हुआ है, इसलिए भारत मजबूत स्थिति में है, नहीं तो ऐसा कुछ रहता हिसाब किताब वाला कोई नेता तो कांड ही था। अगर ट्रंप बुलाएंगे तो ज़ेलेंस्की फिर से व्हाइट हाउस जाने को तैयार हो गए, लेकिन जब नेता छिछली सोच और विजन वाला हो, दूसरों का पपेट बना हो, तो उसकी समझ कितनी कम होती काम करती है, इसका उदाहरण ये ज़ेलेंस्की। आज एक एक डिटेल कायदे से आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले उस तमाशे की एक झलक दिखा दूं जो आज भी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering on position this to question. dictate that. That's Remember exactly this. what I'm not You're dictating. in no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very you will good. feel influenced. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influenced. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the bad very position, beginning and he of the happens war. to be right about From the it. very beginning of the war. You're not Mr. in a good Brown, position. I You don't was have in the cards right now. With us, you start I'm having not cards. playing But cards. right now, you I'm don't. very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War III. What do you think You're about? gambling with What do you World think War about? III. And You- what you're doing is very disrespectful to the country, this country. व्हाइट हाउस में गर्मा गर्म बहस ऐसी आज तक दुनिया ने नहीं देखी थी। इस तरह की तस्वीरें व्हाइट हाउस से कभी नहीं आई थी कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा बैठा हो और उसके बाद उसकी ऐसी छीछा लेदर की जा रही। यही नरेंद्र मोदी गए थे तो यही ट्रंप उनके लिए कुर्सी खींच के स्वागत कर रहे थे। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट लिख रहे थे, तब लोगों ने कहा था इसमें कौन ही बड़ी बात हो गई। लेकिन यह तस्वीर देखने के बाद लोगों को समझ में आया कि बॉस इंडिया को जो इज्जत मिली थी, या दूसरों के साथ भी जो ट्रंप ने किया उसको देख के भी लोग करेंगे, इंडिया को जो इज्जत मिली थी वो तो अलग लेवल की थी। व्हाइट हाउस में गर्मा गर्म बहस के बाद ज़ेलेंस्की के तेवर अब नरम पड़ रहे हैं। उधर ट्रंप ने यह कहकर दिल की धड़कनें और बढ़ा दी कि कल रात कुछ बड़ा होने वाला है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि कल की रात बहुत बड़ी होने वाली है। ट्रंप ने कहा कि इस बारे में वो ठीक वैसे ही बताएंगे जैसा कि यह है, यानी ट्रंप ने कुछ खुलासा नहीं किया और एक सस्पेंस छोड़ दिया। हालांकि उनके पोस्ट को यूक्रेन से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि इस पोस्ट से 1 घंटे पहले भी ट्रंप ने एक और पोस्ट की थी, जिसमें ट्रंप ने कहा कि एकमात्र राष्ट्रपति हैं वो जिसने यूक्रेन की कोई भी जमीन रूस को नहीं दी, और वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। ट्रंप ने कहा कि याद रखें कि जब कमजोर और अप्रभावी डेमोक्रेट आलोचना करते हैं, फेक न्यूज खुशी खुशी उनकी कही गई बात को सामने रख देती है। इसलिए ट्रंप के इस पोस्ट के बाद यह चर्चा तेज हो गई कि भाई अब ट्रंप कौन सा बम फोड़ने वाले हैं कल। क्या वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने वाले हैं? क्या वो ज़ेलेंस्की को कोई बड़ा सबक सिखाने वाले हैं? क्या वो नेटो से अमेरिका को अलग करने वाले हैं? हालांकि जल्दी ही ये क्लियर हो जाएगा कि ट्रंप का सस्पेंस है क्या। संसद में ज्वाइंट सेशन को संबोधित करने को लेकर था।
ये सस्पेंस और ट्रंप का ये दावा है कि वो इस संबोधन में बड़ा ऐलान करने वाले हैं। तो कल कुछ और बहुत बड़ा ट्रंप करने वाले हैं, ये तो क्लियर है। ट्रंप क्या करेंगे ये तो ट्रंप ही जानते हैं। जहां तक बात जेलेंस्की की है तो वो अब अमेरिका का धन्यवाद कर रहे हैं। इसी बात के लिए ट्रंप ने जेलेंस्की को खरी खोटी सुनाई थी कि भाई इतना तुमको पैसा दिए, इतना तुमको लड़ने के लिए हथियार दिए, थैंक यू तो बोलो। और तुमको समझा रहे हैं कि ये कर लो तुम्हारे लिए ठीक है, तो तुम समझने को तैयार नहीं हो। रौला तुम्हारा इतना है जैसे अपने पैसे अपने हथियार से लड़ रहे हो, पैसा उधारी का, हथियार उधारी का, और उसके बाद लड़के चीता ऐसा बन रहे हो जैसे तुमने ही सब कुछ किया हो। लेकिन अब जेलेंस्की के सुर क्यों बदल गए ये आपको आगे बताऊंगा। पहले देखिए कि जेलेंस्की ने पिछले 2 दिनों में कैसे बड़े बड़े ब्लंडर करके अपने देश और देश के लोगों को खतरे में डाल दिया। जेलेंस्की अमेरिका डील करने गए थे, आए क्या करके? झगड़ा। जेलेंस्की युद्ध विराम की डील के बदले अमेरिका से सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं, जबकि खुद जेलेंस्की उसी अमेरिका के प्रति बेसिक लॉयल्टी नहीं दिखा पा रहे। और जेलेंस्की का यह बर्ताव उस अमेरिका के प्रति है जिसने उसकी सबसे ज्यादा मदद की। ट्रंप से झगड़े के 24 घंटे के अंदर ही अमेरिका के गोद में खेलने वाले जेलेंस्की ब्रिटेन, यूरोप और नेटो की गोद में जाकर बैठ गए। यानी पहले अमेरिका से झगड़ा किया, फिर अमेरिका के सामने शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास करने लगे। अब फिर से अमेरिका के सामने हाथ फैला रहे हैं, कह रहे हैं कि अमेरिका यूक्रेन मिनरल्स डील पर दस्तखत करने के लिए मैं तैयार हूं। जेलेंस्की 28 फरवरी को ट्रंप के साथ मिनरल्स डील्स पर साइन करने के लिए अमेरिका गए थे, लेकिन ट्रंप से मुलाकात के दौरान ऐसी बहस करके लौट आए। आप देखिए, जेलेंस्की जब अमेरिका में ट्रंप से मिलने गए थे तो वो अपने देश का भविष्य तय करने गए थे। इसलिए जेलेंस्की को बहुत संयम से काम लेना चाहिए था, क्योंकि अभी तो तुम मुसीबत में गिरे हो भाई। तुम तेवर किस बात का दिखा रहे हो? और तुम्हें तो उस देश की जरूरत है, उस ट्रंप की जरूरत है जिसने तुम्हारी मदद की। लेकिन जेलेंस्की ने जिस तरह बर्ताव किया वो कहीं से भी डिप्लोमेसी नहीं कहा जा सकता। डिप्लोमेसी में कई बार अपने देश के फायदे के लिए झुकना पड़ता है, तेवर नरम करने पड़ते हैं, शांत भी रहना पड़ता है, सही समय पर जवाब देना पड़ता है। लेकिन जेलेंस्की तो अकड़ में गए थे, क्योंकि भाई नेता तो है नहीं, ये तो एक्टर थे, नेता बन गए। सूत्र बता रहे हैं कि जेलेंस्की को यह सलाह दी गई थी कि वो ट्रंप से मिलने जाएं तो अपनी यूजुअल ब्लैक ड्रेस को छोड़कर कोट पहनकर जाएं, लेकिन जेलेंस्की ने यह सलाह भी नहीं मानी। नतीजा, ट्रंप को यह बात पसंद नहीं आई, उन्होंने इसे ऑफेंड करने वाले जेस्चर की तरह लिया। दूसरी बात यह कहा जा रहा है कि ट्रंप से बातचीत के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने मामले को भड़काया। अगर यह बात सही भी है तो जेलेंस्की को तेवर दिखाने के बजाय शांत रहना चाहिए था। ट्रंप से मुलाकात से पहले ही जेलेंस्की को यह सलाह मिल गई थी कि ट्रंप से उलझना मत, कुछ बोलें तो प्रतिक्रिया मत देना, उकसाया जाए तो शांत रहना। लेकिन भाई तो समझा नहीं। अगर जेलेंस्की ने सलाह मान ली होती तो हो सकता है कि ट्रंप के साथ उनकी ऐसी डील हो जाती जिसमें उनके देश को भी फायदा होता। जेलेंस्की को यह समझना चाहिए था कि वो हीरो बनने अमेरिका नहीं गए थे, बल्कि अपने देश के लोगों की जान बचाकर हीरो बन सकते थे। दुनिया में जो आर्थिक संकट आ रहा है इस युद्ध के चक्कर में, उससे दुनिया के लोगों को बाहर निकाल सकते थे। लेकिन भाई रौला दिखा के चले आए। अगर डिप्लोमेसी की बात है तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को नरेंद्र मोदी से कुछ टिप ले लेनी चाहिए। मोदी ने कैसे ट्रंप को हैंडल किया था उसे देख लेना चाहिए था, क्योंकि पीएम मोदी ने ट्रंप को जिस तरह हैंडल किया उसकी तारीफ खुद अमेरिका के लोग कर रहे हैं। जैसे अमेरिकी मीडिया ने तो यहां तक कह दिया था कि पीएम मोदी ने जिस तरह से ट्रंप से डील की वो दुनिया भर के बाकी देशों के लिए एक मास्टर क्लास है। भारतीय मूल के एक्सपर्ट सदानंद धुमे ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक लेख लिखा कि अप्रवासियों के मुद्दे पर भी पीएम मोदी ने ट्रंप को अच्छे से डील किया। वॉशिंगटन पोस्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला ऐसा विदेशी नेता बताया जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ निजी रिश्ते को बढ़ावा देने की बात की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में मोदी की डिप्लोमेसी की तारीफ करते हुए लिखा था कि भारतीय नेता ने अपने दौर में विवादित मुद्दों को हावी नहीं होने दिया अपने दौरे में। यानी ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो है वो ऐसे मुद्दे नहीं थे जिस पे तनातनी नहीं हो सकती, लेकिन नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि भाई रिश्ते बनाओगे तभी काम हो सकता है डिप्लोमेसी में। ऐसा नहीं है कि मैं ये करूंगा तो करूंगा। विदेशी मीडिया ने पीएम मोदी की तारीफ इस वजह से की क्योंकि यह बात हर कोई समझ रहा है कि इस वक्त ट्रंप से डील करना कितना मुश्किल काम हो रखा है। ट्रंप वो नेता हैं जो कब क्या कर दें किसी को पता नहीं। ट्रंप वो नेता हैं जो अपने कार्यकाल के शुरुआती दिनों में ही 5 राष्ट्र प्रमुखों से भिड़ चुके हैं। जेलेंस्की से पहले ट्रंप फंडिंग को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से भिड़ गए थे। उन्होंने ब्रिटिश पीएम कीर स्टामर को भी यह कहकर मजाक उड़ा दिया था कि क्या तुम अकेले रूस का मुकाबला कर पाते। हालांकि फ्रांस और ब्रिटेन के नेता भी ट्रंप से सीधे नहीं भिड़े और अपने तरीके से बात को आगे नहीं बढ़ने दिया, जबकि फ्रांस और ब्रिटेन कोई छोटे मोटे देश नहीं है। दूसरी तरफ जेलेंस्की ट्रंप को तेवर दिखाकर अपना नुकसान करा बैठे। आप यह भी देखिए कि युद्ध को रोकने के लिए जेलेंस्की अपनी मन मुताबिक शर्तें थोप रहे हैं, जबकि वो ये जानते हैं कि उनका देश किसी तरह की शर्त थोपने या मनवाने की पोजीशन में नहीं है।
एक तरफ जेलेंस्की कह रहे हैं कि युद्ध विराम की डील के बाद रूस यूक्रेन पर हमला ना करे, इसकी गारंटी मिले। क्या गारंटी होती है बॉस? मान लो लिख के दे दिया कि नहीं हमला करेगा, कल को कर दिया तो क्या करोगे? उस पर केस करोगे? कैसी बचकानी बात कर रहा है यार। दूसरी तरफ वो नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने का सपना भी नहीं छोड़ रहा है। अपने इस्तीफे की मांग पर जेलेंस्की कह रहे हैं कि अगर उनका इस्तीफा यूक्रेन की नेटो सदस्यता के बदले में हो सकता है तो वो इस पर सहमत होंगे। मतलब तो भाई साहब कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दूंगा लेकिन पहले मेरे देश को नेटो का सदस्य बना दो। अरे भाई तुम जरूरत में हो, अमेरिका छोड़ ही दिया, ये नेटो वाले भी छोड़ देंगे तो बाप बाप करते घूमते फिरोगे। और भाई साहब शर्त रख रहे हैं कि ना ये हम करेंगे तो तुम वो करोगे तो अभी हम करेंगे। जेलेंस्की जानते हैं कि युद्ध को भड़काने के पीछे एक बड़ी वजह यूक्रेन को नेटो की सदस्यता का मुद्दा था। यानी आप देखिए कि युद्ध में बर्बाद हो चुके एक छोटा सा देश जो खुद दूसरों पर निर्भर है, उसका राष्ट्रपति चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि चित भी मेरी पट भी मेरी। अमेरिका में ट्रंप को तेवर दिखाने वाले जेलेंस्की जब अपने देश पहुंचे तो उनके सुर इसलिए बदल गए क्योंकि ट्रंप के करीबी एलन मस्क ने यूक्रेन युद्ध के पीछे की एक बड़ी वजह जेलेंस्की की वो चाहत है जिसमें वो नेटो का हिस्सा बनना चाहते हैं। नेटो 32 देशों का एक सैन्य संगठन है, जबकि व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल नहीं चाहते थे कि नेटो रूस के इतने करीब तक पहुंचे। पुतिन ने पहले तो जेलेंस्की को चेताया, नहीं मानने पर यूक्रेन पर धावा बोल दिया। जेलेंस्की को लगता है कि यूक्रेन अगर नेटो में शामिल हो जाएगा तो वो भी इस ताकतवर गठबंधन का हिस्सा हो जाएंगे और रूस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब जिस नेटो के लिए यूक्रेन ने रूस से पंगा लिया था, ना तो उसे नेटो की सदस्यता मिली और ना तो सैन्य संगठन का अस्तित्व ही खतरे में आ गया उसका अपना अलग। क्योंकि ट्रंप से टकराव के बाद अब उनके करीबी एलन मस्क ने नेटो और यूएन से अमेरिका के अलग होने की वकालत कर दी। दरअसल ट्रंप और मस्क की जोड़ी को यह लगता है कि नेटो को मजबूत करने का ठेका सिर्फ अमेरिका ही उठा रहा है ऐसा लग रहा है, और अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसे से यूरोप को नेटो वाली सुरक्षा मिल रही है, जबकि यूरोप के देश उतना खर्च नहीं कर रहे जितना खर्च करना चाहिए। दावा है कि अकेले अमेरिका नेटो के डिफेंस का 2/3 खर्चा उठा रहा है। नेटो की जो रनिंग कॉस्ट है उसमें भी अमेरिका सबसे ज्यादा 22% हिस्सेदारी देता है। इसलिए अगर अमेरिका नेटो से हटता है तो नेटो की सैन्य ताकत कमजोर हो जाएगी। इसका सीधा फायदा रूस को होगा। नेटो कमजोर होगा तो यूरोपीय देशों को अपने दम पर रूस से अपनी और यूक्रेन की सुरक्षा करनी होगी। अगर अमेरिका नेटो से हटता है तो यूरोपीय देशों के पास यूक्रेन को मदद देने के लिए सीमित संसाधन बच जाएंगे। तो अगर कल जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं कुछ बड़ा ऐलान करने वाला हूं, अगर उन्होंने कह दिया कि मैं नेटो से हट रहा हूं तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए भाई, कुछ भी करने के मूड में, क्योंकि उनका डबल फायदा है भाई। एक तो उनका खर्चा कम हो जाएगा, वो तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि मैं तो खर्चा कम करने के लिए बैठा हुआ हूं। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त एक ऑफिस में सीईओ की तरह काम कर रहे हैं कि भाई कहां कॉस्ट कटिंग की जाए ताकि संस्थान को आगे ले जाया जा सके। तो वो अपने देश को आगे ले जाने के लिए पैसा काट रहे हैं, तो नहीं रहना नेटो में, जाओ मुझे नहीं रहना। तो क्या कर लोगे? जब ट्रंप ने जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से बाहर कर दिया तो वो सीधे ब्रिटेन गए दौड़े दौड़े, जहां फ्रांस समेत यूरोप के कई देशों के नेता जेलेंस्की के समर्थन में पहुंचे। लेकिन सवाल यह है कि क्या बिना अमेरिका के यूरोप रूस को अकेले रोक लेगा? इसका जवाब है ना। रूस को रोकने के लिए यूक्रेन को 1 से 2 लाख सैनिकों की तैनाती की जरूरत पड़ेगी। यूरोप ज्यादा से ज्यादा 30,000 की सैन्य मदद अभी देने की प्लानिंग कर रहा है, वो भी कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पर, जिसमें यूक्रेन के प्रमुख शहर, पोर्ट्स और न्यूक्लियर पावर स्टेशन शामिल हैं। यूरोप के इन सैनिकों को फ्रंट लाइन पर तैनात नहीं करेगा जहां जंग चल रही है। खुद यूरोप के देश ये मानते हैं कि अमेरिका के सपोर्ट के बिना रूस से भिड़ना मुश्किल है। इसके अलावा यूक्रेन जिन ताकतवर हथियारों के दम पर लड़ रहा है उसमें ज्यादातर अमेरिका के दिए हुए हैं। 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां अमेरिका ने यूक्रेन के हाथ मजबूत किए हुए हैं। इसमें एयर डिफेंस, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और तीसरा वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इसको रिप्लेस करना यूरोप के लिए बहुत मुश्किल है। यानी अगर अमेरिका इस युद्ध से हट गया, नेटो से हट गया, भाई यूक्रेन खत्म होने की कगार पर आ जाएगा। इसलिए यूरोप भले ही जेलेंस्की को चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है, लेकिन यूरोप को भी पता है कि अमेरिका के बिना यूरोप कुछ नहीं कर पाएगा। और इसलिए ये भाई जो वहां तेवर दिखा रहे थे जेलेंस्की भैया, ये यू टर्न मार के अब कह रहे हैं कि नहीं, अमेरिका से तो मैं मोहब्बत करता हूं। आप ये भी देखिए कि एक तरफ ट्रंप के तेवर से दुनिया कांप रही है, दूसरी तरफ यूक्रेन से भिड़ने वाले ट्रंप से अपनी डील को आगे बढ़ाने पीएम मोदी ने अपने मंत्री को अमेरिका भेज दिया है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। पीयूष गोयल इस यात्रा पर अमेरिका से बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर बात करें। हाल ही में जब पीएम मोदी ट्रंप से मिले थे तो दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने पर बात हुई। इस दौरान मल्टी सेक्टर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करने पर सहमति बन गई थी। यानी मोदी जो हैं वो आराम से शांति से चीजों को देख रहे हैं
उनको पता है कि लास्ट में फिर बुलाओगे तो आऊंगा और जो बोलोगे उसको शांति कराने के लिए, वो तो भारत उसके लिए हमेशा तैयार है। लेकिन भारत अपनी डील जो है वो अपने हिसाब से करता है, वो भी दिख रहा है। ट्रंप से पंगा लेकर जेलेंस्की ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़ी पर पैर मारा है। इसी के साथ अमेरिका में जेलेंस्की को मिलने वाला जनता का समर्थन भी कम हो रहा है। अमेरिका की क्विनिनपियाक यूनिवर्सिटी के ताजा सर्वे के मुताबिक 2022 में 72% अमेरिकी मानते थे कि जेलेंस्की ठीक काम कर रहा है। अब 48% अमेरिकी मानते हैं कि जेलेंस्की ठीक काम कर रहे हैं। 41% अमेरिकी मानते हैं कि यूक्रेन को अमेरिका बहुत ज्यादा मदद कर रहा है, जबकि 2022 में मात्र 7% अमेरिकियों को लगता था कि नहीं, अमेरिका बहुत ज्यादा मदद कर रहा है। यानी अब शाला में अगली क्लास, मोदी शाह केजरीवाल को छोड़ने के मूड में नहीं। आज फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा ना था। पहले यमुना की सफाई, फिर सीएजी रिपोर्ट। अब बीजेपी वो करने वाली है कि केजरीवाल को पॉलिटिकल करंट लगेगा। अब इसका चैप्टर दिल्ली में सरकार बदल चुकी है, लेकिन मोदी शाह की पॉलिटिक्स अभी भी रिलैक्स करने के मूड में नहीं, और वो दिल्ली की सूरत कुछ यूं बदल देना चाहते हैं कि केजरीवाल के कमबैक का कोई चांस ही ना बचे। और इसके लिए दिल्ली का विकास करो और केजरीवाल को एक्सपोज करो का डबल प्लान तेजी से एग्जीक्यूट हो रहा है। पहले यमुना की सफाई, फिर सीएजी रिपोर्ट, और अब बीजेपी दिल्ली में वो करने वाली है जिससे केजरीवाल को जोरदार करंट लगने की गारंटी है। केजरीवाल की भी एक गारंटी है कि उनकी और उनकी पार्टी की पॉलिटिक्स नहीं बदलेगी। दिल्ली में सब कुछ बदल रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स नहीं बदल रही। आम आदमी पार्टी सरकार में रहते हुए भी शोर मचाती थी, अब विपक्ष में भी हल्ला कर रही है। 3 दिन के निलंबन के बाद आज आम आदमी पार्टी के विधायक सदन में लौटे तो हंगामे की स्क्रिप्ट ऐसा लगा पहले से लिख कर लाए थे। लेकिन आज आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ वो हुआ जो शायद ही किसी ने सोचा था। सबसे पहले दिल्ली विधानसभा में हुए हंगामे की कुछ तस्वीरें देखिए। कैसे आम आदमी पार्टी के विधायकों पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि सदन को इन लोगों ने मच्छी बाजार बना दिया। फिर आपको दिखाऊंगा कि हंगामा काट रही पूर्व सीएम आतिशी की विधानसभा अध्यक्ष से कैसे विधानसभा अध्यक्ष ने क्लास लगाई, और आगे दिल्ली में क्या बड़ा होने वाला है। जितनी भी कमियां रही हो, परंतु एक अच्छी बात आम आदमी पार्टी के नेताओं में ये जरूर है कि आखिरी में गलती मान लेते हैं। गैर संवैधानिक तरीके से रोका और रूल बुक के अनुसार नहीं रोका, कोई ऑर्डर नहीं पास किया। ये चेयर की रूलिंग है और मैं इसको स्पष्ट कर रहा हूँ। मैं चेयर पे बैठा ना, मैं तुम्हें तुरंत बाहर निकालूंगा। क्या है ये सदन? ये मच्छी बाजार नहीं है, ये तुम्हारा सदन नहीं है। ऐसे हुआ होनी चले मत, ऐसे होनी चलेगी। चोरी खुलेगी, तुम्हारी चोरी खुली भी गई है और तुम ईमानदार, तुम चोर लोग हो। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की बोलती तो तभी से बंद है जब से सीएजी की रिपोर्ट आई है। सीएजी की रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की पोल खुलनी शुरू हुई, तभी से आम आदमी पार्टी के नेताओं की धड़कनें बढ़ी। बीजेपी ने जब से कहा कि आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की पोल खोलने वाली 10 से 12 रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, तब से तो आम आदमी पार्टी के सारे गियर डाउन हो गए। इसलिए विधानसभा में भी आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पर सीधा हमला नहीं बोल रहे। आज पूर्व सीएम आतिशी विधानसभा में रूल बुक लेकर आए और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता से भिड़ गई, लेकिन विजेंद्र गुप्ता ने इस बार आतिशी को कोई मौका नहीं दिया। देखिए वहां पर क्या हुआ है रूल बुक को लेकर, फिर आगे की बात बताता हूं। बुक के अनुसार सदन की परिसर की परिभाषा में नहीं आता। आपने हमें गेट के अंदर आने से रोका, गैर कानूनी तरीके से रोका, गैर संवैधानिक तरीके से रोका और रूल बुक के अनुसार नहीं रोका, कोई ऑर्डर नहीं पास किया। अब आप बैठिए, आपका विषय पूरा हो गया। अब मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं, ये चेयर की रूलिंग है और मैं इसको स्पष्ट कर रहा हूं। बैठ जाइए आप। सदन के जो डी है वो पूरी तरह स्थिति को स्पष्ट करता है। विपक्ष अगर रूलिंग को और रूल बुक को अन्यथा लेगा तो कोई भी सदस्य, पक्ष का या विपक्ष का, वो इसके लिए परिणाम के लिए जो है वो एक प्रकार से वो समझ ले कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। आप देखिए, एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के नेता एजेंडा सेट करने में फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने 12 दिन हुए हैं और ताबड़तोड़ काम हो रहा है।
दिल्ली में नई सरकार क्या क्या कर रही है उसके बारे में आपको बताता हूं। दिल्ली के मंत्री ग्राउंड पर हैं, कोई पानी की किल्लत देख रहा है, कोई सड़कें ठीक करवा रहा है, कोई प्रदूषण से लड़ रहा है। इसी बीच अमित शाह ने भी दिल्ली पुलिस के साथ मीटिंग की है, जिसके बाद तो दिल्ली पुलिस आरोपियों को ठोक रही है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने के बाद दिल्ली पुलिस ने गियर चेंज कर लिया, तो दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक आम आदमी पार्टी के नेताओं पर फायर है। आज विधानसभा में चर्चा के दौरान जब आम आदमी पार्टी के विधायकों ने प्लेकार्ड दिखाने शुरू किए तो बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने उन्हें बाहर निकाल देने की बात कह दी। सुनिए वहां पर क्यों मछली बाजार का जिक्र हो गया। इसके बाद बताता हूं कि आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल राय की बोलती कैसे बंद हो गई। सदन की कोई मर्यादा है। यदि अरे मैं बता रहा हूं तुम्हें, सुनाओ। ये तो अध्यक्ष जी का तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए। जिस दिन मैं चेयर पे बैठा ना, मैं तुम्हें तुरंत बाहर निकालूंगा। क्या है ये सदन? ये मच्छी बाजार नहीं है, ये तुम्हारा सदन नहीं है। दिल्ली के लोगों ने हमको चुन के भेजा। ये प्ले कार्ड दिखाना क्या है? अध्यक्ष महोदय, आप चेतावनी देवे, दोबारा कोई प्ले कार्ड नहीं दिखाना चाहिए। मोहन सिंह बिष्ट प्ले कार्ड दिखा रहे हैं, आम आदमी पार्टी को अल्टीमेटम दे रहे हैं। तो बीजेपी के विधायक कुलवंत राणा ने आम आदमी पार्टी के एक विधायक की ऐसी क्लास लगाई कि स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को बीच बचाव करना पड़ गया। विपक्षी विधायकों के टोकने पर कुलवंत सिंह राणा इतने भड़क गए कि बीजेपी विधायकों और आम आदमी पार्टी विधायकों के बीच जमकर तू मैं हो गई। दिल्ली विधानसभा में क्या हुआ देखिए जरा। ऐसे हुआ नहीं चले, मत ऐसे होनी चलेगी। चोरी खुलेगी, तुम्हारी चोरी खुली भी गई है। और तुम ईमानदार, तुम चोर लोग हो, चोरी से आए थे तुम लोग। तुम ईमानदार हो, बोलते रहे बेशक। इसने वो कैसे बोली? इसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? इसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? इसकी हिम्मत कैसे मेरे पास हूँ करने की? ये कल का बच्चा मेरे से हूँ कर रहा है। वक्तव्य जारी रखिए। अनुशासन का पालन कर रहे हैं। अरे तू छेड़ रहे हैं, अनुशासन पालन करना। विधानसभा में आम आदमी पार्टी आरोप लगाने लगी कि उन्हें विधानसभा में बोलने नहीं दिया जाता। लेकिन गोपाल राय को देखिए, विधानसभा अध्यक्ष ने टाइम खत्म होने की घंटी बजाई तो वो बोलते हुए रुक गए और बार बार कहने लगे, कहने पर भी नहीं बोले। विधानसभा स्पीकर की घंटी के बाद गोपाल राय की बोलती क्यों बंद हो गई वो देखिए। 2022 की रिपोर्ट है इस पटल के अंदर। 2022 के बाद से लगातार सरकार ने काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरा करिए ना। आपने घंटी बजाई। हाँ, घंटी दे दिया कि समय हो रहा है, उसको समाप्त कीजिए। बंद कर दिया, जैसे आप ठीक समझे। बंद कर दिया। बताइए। नहीं बोलना आपको नहीं बोलना गोपाल राय जी। मैं अगले वक्ता को बुला रहा हूँ। शिखा रॉय। यानी घंटी की ट्रिंग ट्रिंग सुन के रुक गए। स्पीकर कह रहे हैं भाई कि अरे बात तो कंप्लीट कर लीजिए गोपाल राय जी। नहीं, अब मैं बोलूंगा ही नहीं, घंटी बज। आपको याद होगा रेखा गुप्ता ने सीएम पद की शपथ भी नहीं ली थी। तभी से आम आदमी पार्टी एक ही रट लगाए हुए है कि 2500 रुपया कब देंगे महिलाओं को, 2500 रुपया कब देंगे महिलाओं को। पूर्व सीएम आतिशी तो रोज कैमरे पर यही सवाल पूछ रही। मतलब जितनी जल्दी आम आदमी पार्टी को है उतनी जल्दी तो दिल्ली की महिलाओं को भी नहीं है। लेकिन चल रहा है मामला। खुद पंजाब में नहीं दे रहे, यहां हंगामा रोज कर रहा है। दिल्ली वालों को पता है कि पीएम मोदी जो गारंटी देते हैं उस गारंटी को पूरा होने की भी गारंटी देते हैं, क्योंकि पीएम मोदी आंख बंद करके कोई वादा नहीं करते। वही वादा करते हैं जो पूरा हो सके। और पीएम मोदी ने कहा है कि दिल्ली में महिलाओं को 2500 मिलेंगे, तो यह वादा भी पूरा होगा। पीएम मोदी ने गारंटी दी तो वो गारंटी पूरी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए अब खबर है कि 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर दिल्ली सरकार महिला सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू करने वाली है। इसके बाद दिल्ली में इस योजना के लिए पात्र महिला लाभार्थियों की सूची तैयार की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2500 रुपए की सम्मान राशि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर होगी। इस योजना से जुड़ी प्रक्रिया करीब 1.5 महीने में पूरी कर ली जाएगी, जिसके बाद दिल्ली की महिलाओं को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने दिल्ली में महिला समृद्धि योजना का रिव्यू किया है, ताकि इसका लाभ सिर्फ उन महिलाओं को मिल सके जो डिजर्व करती हैं, जिन्हें वाकई में जरूरत है। लेकिन आम आदमी पार्टी को चैन नहीं आ रहा। पूर्व सीएम आतिशी अभी भी कह रही हैं कि बीजेपी दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए नहीं देगी। सुनिए एक बार। जैसे ही सदन में हमने 2500 रुपए का मुद्दा उठाया, तुरंत
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तिलमिला उठे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक तिलमिला उठे, हमारे माइक बंद कर दिए, हमें बाहर फेंक दिया गया। ये क्या दिखा रहा है? भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए महीने देने का कोई इरादा नहीं है। तो अगर ये सदन के अंदर रहते तो 2500 रुपया मिल जाता, इनको सदन से बाहर कर दिया तो नहीं मिलेगा। अपने इरादों को हकीकत में बदलने के लिए बीजेपी कोई जल्दबाजी नहीं कर रही। प्लानिंग ऐसी है कि सिर्फ जरूरतमंद महिलाओं को ही योजना का लाभ पहुंचे। जानकारी के मुताबिक सरकारी नौकरी करने वाली महिलाओं को स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। वो महिलाएं जो इनकम टैक्स का रिटर्न दाखिल करती हैं उन्हें भी हो सकता है इसका लाभ न मिले। जो महिलाएं पेंशन का लाभ ले रही हैं उनको भी स्कीम का लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी पीएम मोदी ने दिल्ली की महिलाओं से जो वादा किया था वो पूरा होगा, लेकिन जिन महिलाओं को जरूरत नहीं है, जो महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हैं, उनको जो है वो पैसे नहीं बांटे जाएंगे। यही मॉडल है प्रधानमंत्री मोदी का। एक तो है कि भाई आप सबको बोल दीजिए, जिसको जरूरत है नहीं है सबके अकाउंट में डालेंगे, लेकिन फिर वो पैसा कहां से आएगा? और इसीलिए अगर आप देखेंगे बीजेपी यही मॉडल तमाम दूसरे राज्यों में भी लागू कर रही है, जहां उन महिलाओं को ही सम्मान निधि मिलती है जिन्हें वाकई इस आर्थिक मदद की जरूरत है, फिर चाहे वो मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो या महाराष्ट्र हो। लेकिन हंगामा तो दिल्ली में चल रहा है। पाठशाला में अब अगली क्लास। महाकुंभ खत्म हो गया, पर सीएम योगी का ऐसा मेगा प्लान शुरू हुआ कि अखिलेश देखते रह गए। सनातनियों को बड़ा गिफ्ट, जो महाकुंभ नहीं गए अब उनके घर महाकुंभ पहुंचाएंगे योगी। पहले उपचुनाव जीता, महाकुंभ का रौला। सीएम योगी 2027 की हैट्रिक की तैयारी में है क्या? अब इसका जान। महाकुंभ अब समाप्त हो चुका है। 45 दिन तक चले महाकुंभ ने कई नए रिकॉर्ड बनाए। महाकुंभ ने कैसे सनातन के गौरव को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया, इसकी चर्चा अभी कई दिनों तक चलती रही। महाकुंभ को सीएम योगी ने एक चैलेंज की तरह लिया और महाकुंभ के सफल आयोजन से देश भर में सीएम योगी का रौला फैल रहा है। योगी मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही। विरोधी भी मुख्यमंत्री योगी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन सीएम योगी महाकुंभ पर ही नहीं रुके, बल्कि महाकुंभ के बाद सीएम योगी का ऐसा मेगा प्लान शुरू हो चुका है कि अखिलेश यादव का तनाव बढ़ जाएगा। क्योंकि महाकुंभ के रौले के बीच सीएम योगी ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनसे लगने लगा है कि वो 2027 की हैट्रिक की तैयारी में जुटे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कैसे हर घर जल की तर्ज पर यूपी में हर घर महाकुंभ पहुंचाने का बीड़ा उठाया है, आज उसके बारे में बताऊं। साथ ही यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम योगी के वो ताबड़तोड़ फैसले जिनकी हर तरफ चर्चा हो रही है, उनकी भी बात हो। लेकिन पहले सुनिए महाकुंभ से सीएम योगी ने क्या सबक सीखा और महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को क्या जवाब दिया। प्रयागराज के बहुत सारे सबक भी हैं और महाकुंभ का सबक यही है। देखिए, श्रीमद् भगवत गीता एक बात कहती है कि ये यथा माम प्रवदन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। यानी श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो मुझे जिस दिश से देखता है, जिस रूप में भजता है, मैं उसको उसी रूप में दिखाई देता हूं। जिसने जिस रूप में प्रयागराज को देखा, महाकुंभ को जिस रूप में देखा, उसको वही दर्शन वहां हुए भी, और हर तबके के व्यक्ति को उसके अनुरूप वहां सामग्री भी मिले। महाकुंभ भले ही समाप्त हो चुका है, लेकिन सीएम योगी ने ऐसा मेगा प्लान शुरू किया है कि अखिलेश देखते रह गए। दरअसल महाकुंभ से जो सनातनी आस्था की लहर उठी और लहर अभी थमती हुई दिख भी नहीं रही। यूपी के भी कई लोग ऐसे हैं जो अलग अलग वजहों से महाकुंभ में स्नान करने नहीं पहुंच पाए। ऐसे लोगों के लिए सीएम योगी ने अनूठी पहल शुरू की है। ऐसे लोगों को उनके घरों पर ही संगम स्नान कराने का प्लान तैयार किया गया है, जिसके लिए यूपी के हर जिले तक संगम का पवित्र जल अब पहुंचाया जा रहा है। इस अभियान के लिए महाकुंभ में ड्यूटी के लिए पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां संगम का पवित्र जल लेकर प्रयागराज से अपने अपने जिलों के लिए निकल रही हैं। वहां स्थानीय प्रशासन की मदद से संगम के जल को लोगों में बांटा जा रहा है ताकि वो इस पवित्र जल से स्नान कर सके। मतलब कई ऐसे लोग जो नहीं आ पाए किसी वजह से, कुछ लोग मान लीजिए सामर्थ्य नहीं था कि भाई इस तरह से जाएं, चल पाएं, या कोई और दिक्कत रही होगी। अब आप महाकुंभ नहीं आए तो महाकुंभ आपके घर पहुंचाने का प्लान कर दिया योगी ने, सीएम योगी। यूपी के संबल में भी लोग बेसब्री से महाकुंभ के पवित्र जल का इंतजार करते नजर आए। जैसे ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी संगम का पवित्र जल लेकर संबल पहुंची, सबसे पहले उस गाड़ी की पूरे विधि विधान के साथ पूजा की गई। आज संबल के श्रीवंश गोपाल तीर्थ मंदिर और प्राचीन क्षेमनाथ तीर्थ मंदिर के कुंड में संगम से आए पवित्र जल को छिड़का गया। ये देखिए, उस कुंड में संगम का आया हुआ पानी मिला दिया गया ताकि इस कुंड को संगम मानकर लोग आस्था की डुबकी लगा सकें।
अगले कुछ दिनों में संगम के पवित्र जल को संभल में सनातनी इतिहास से जुड़े 68 तीर्थों और 19 कूपों में डाले जाने का प्लान। संभल में संगम का पवित्र जल पहुंचने पर कैसा माहौल रहा, जरा ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट देखिए। संगम त्रिवेणी का पवित्र जल संभल पहुंच चुका है और यहाँ पर बाकायदा तिलक कर जो है वो मंत्रोच्चार करके इस फायर ब्रिगेड की गाड़ी का स्वागत जो है किया जा रहा है। ये देखिए पुष्प किया जा रहा है। तो सनातनी परंपरा में किस तरीके से एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो पवित्र संगम जल लेकर आ रही है उसका भी मान जो है यहाँ पर बढ़ा हुआ। संगम से लाए हुए पवित्र जल को इस वक्त संभल के बने हुए इस वंश गोपाल तीर्थ के सरोवर में डाला जा रहा है। और आप देखिए इस वक्त तमाम वो लोग संभल के तमाम जो निवासी हैं वो हर हर महादेव का नारा लगाते आपको तस्वीरों में नजर आ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के हर जिले तक महाकुंभ के पवित्र जल को पहुंचाने के लिए इंतजाम किया है। इसकी डिटेल आपको बताता हूं। दरअसल फायर ब्रिगेड की 300 से ज्यादा गाड़ियां संगम का पवित्र जल लेकर निकली हैं, जिनकी क्षमता 1200 से लेकर 12,000 लीटर तक की। इन गाड़ियों के जरिए यूपी के सभी 75 जिलों में संगम का पवित्र जल पहुंचाया जा रहा है। इन गाड़ियों से पहुंचे संगम के पवित्र जल को लोगों तक पहुंचाने के लिए हर जिले के डीएम को बाकायदा चिट्ठी भेज दी गई है। 75 जिलों में 3 चरणों में संगम का पवित्र जल पहुंचेगा। पहले चरण में संगम से पवित्र जल लेकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 21 जिलों में जाएंगी। तो वहां पर अभी कहीं पर मान लीजिए कुंड है, कुछ है, वहां पर इस पानी को मिला दिया जाएगा। जो लोग नहीं आ पाए वो जाके संगम का स्नान करेंगे। एक तरफ सीएम योगी महाकुंभ से जुड़ी सनातन की आस्था को पूरा सम्मान देने में जुटे, दूसरी तरफ महाकुंभ पर सवाल उठाने वाले अखिलेश यादव की पार्टी के नेता अकबर औरंगजेब में अटके हुए हैं। अब समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी को देखिए। वो औरंगजेब जिसके बारे में हमने आपको पाठशाला में बताया था कि कैसे उसने हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया। अभी लोगों ने देखा किस तरीके से छत्रपति संभाजी महाराज पर अत्याचार औरंगजेब ने किया था। लोग वो फिल्म देखकर रो पड़ रहे हैं। उसी औरंगजेब को अबू आजमी क्रूर शासक मानने से इनकार कर रहे हैं। सुनिए अबू आजमी को, फिर आपको यूपी में हो रहे उस एक्शन के बारे में बताता हूं जिसने विरोधियों को भी सीएम योगी का फैन बना दिया। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। यानी जिस औरंगजेब का इतिहास पटा पड़ा है, बॉस आप उठा के देख लीजिए, इतिहास पटा पड़ा है हिंदुओं पर अत्याचार का, अखिलेश यादव की पार्टी के नेता कह रहे हैं मैं उसको क्रूर नहीं मानता। एक तरफ योगी आदित्यनाथ सनातन की सेवा में जुटे, दूसरी तरफ राज्य में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सीएम योगी ताबड़तोड़ बंदोबस्त कर रहे हैं। आज संभल के उस इलाके में पुलिस चौकी का निर्माण शुरू हो गया, जिसका 24 नवंबर को संभल में भड़की हिंसा से गहरा कनेक्शन। इस इलाके का नाम है दीपा सराय, जहां आज बुलडोजर की मदद से नई पुलिस चौकी की नींव खोद दी गई और पुलिस चौकी बनने की खुशी में मिठाई भी बटी। संभल में बन रही नई पुलिस चौकी पर हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर आपको इस जगह पर पुलिस चौकी बनाना क्यों जरूरी था इसके बारे में भी बताता हूं। संभल में दीपा सराय के इलाके में चौकी बनने का काम शुरू हुआ है, तो पुलिस के लिए जाहिर तौर पर एक खुशी की खबर है और यहां पर आम लोगों को भी जो है अब यहाँ पर इस चौकी की खुशी में जो है वो मिठाइयाँ जो है वो पुलिस की तरफ से बांटी जा रही हैं। और ये तस्वीर जो है आप इस वक्त देख रहे हैं और खुद एएसपी जो है यहाँ पर संभल पुलिस के श्री चंद, वो बच्चों को सबको यहाँ पर आपको मिठाई बांटते हुए, लड्डू बांटते हुए नजर आ रहे हैं। और जाहिर तौर पर एक लोकतांत्रिक और कानून से चलने वाले देश प्रदेश में एक जगह पर पुलिस के राज की स्थापना और पुलिस के लिए एक चुनौतीपूर्ण जगह में चौकी बनाकर क्राइम कंट्रोल के लिए आगे बढ़ने को जो यूपी पुलिस है वो एक खुशी के तौर पर देख रही है। संभल के जिस दीपा सराय इलाके में नई पुलिस चौकी बनाई जा रही है उसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये वजह भी आपको समझनी चाहिए। संभल का दीपा सराय वही इलाका है जहां संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का घर है। सपा सांसद बर्क को संभल हिंसा के मामले में आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। बर्क पर 24 नवंबर को हिंसा के लिए लोगों को उकसाने का आरोप है। इसके साथ ही दुबई में छिपा बैठा गैंगस्टर शारिक साठा भी इसी इलाके से है, जिसे जांच के बाद पुलिस ने हिंसा का मास्टरमाइंड बताया। आरोप है कि शारिक साठा ने ही संभल में
24 नवंबर की हिंसा के बहाने सनातनी वकील विष्णु जैन की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने विष्णु जैन की हत्या की साजिश में शामिल शारिक साठा के जिस गुर्गे मोहम्मद गुलाम को गिरफ्तार किया है, वो भी दीपा सराय इलाके का ही रहने वाला है। यूपी में जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर को लेकर योगी आदित्यनाथ ने मामला टाइट किया है, उसने विरोधियों को भी सीएम योगी का फैन बनने पर मजबूर कर दिया है। जैसे पश्चिम बंगाल की ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हाकिम को सुनिए। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का क्या हाल है, ये तो किसी से छिपा नहीं। और जब पिछले दिनों जादवपुर यूनिवर्सिटी में फिरहाद हाकिम की गाड़ी पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, तो उन्हें योगी आदित्यनाथ और यूपी के योगी मॉडल की याद आ गई। फिरहाद हाकिम ने कहा कि सीएम योगी के राज्य में लॉ एंड ऑर्डर टाइट है, वहां गुंडागर्दी करने वालों के पैर तोड़ दिए जाते हैं। यानी ममता के मंत्री भी कह रहे हैं कि भाई योगी मॉडल ही सही लग रहा है, लेकिन विरोध तो होता ही है। ब्रेक के बाद पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। जो लोग मोदी सरकार के वक्फ संशोधन बिल पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें मध्य प्रदेश की यह खबर जरूर देखनी चाहिए। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में हिंदुओं को वक्फ बोर्ड की तरफ से घर खाली करने का नोटिस मिला है। माखनी गांव में हिंदू परिवारों के घरों को वक्फ ने अपना बता दिया। इस गांव में पुश्तों से रह रहे 7 हिंदू परिवारों को वक्फ ने धमकी दी है कि अगर उन्होंने 7 दिन के अंदर जमीन खाली नहीं की तो मकानों को तोड़ दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड के मुताबिक कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करके मकान बनाए गए। हालांकि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक जिस जमीन पर वक्फ दावा कर रहा है वो सरकारी जमीन है और सरकारी जमीन के पास हिंदुओं के मकान हैं जिन्हें भी वक्फ अपना बता रहा है। तो मतलब यही हिसाब चलता है, तो फिर वक्फ बोर्ड को लेकर उसमें संशोधन की बात होती है तो